तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिक्स का पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर, जिसमें आपको प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ना होता है। इस वीडियो में हम लोग इन दोनों चैप्टर को एक साथ पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इन चैप्टर में आपको जो भी टॉपिक्स पढ़ना होता है वो दोनों लगभग सेम ही होते हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना सा आता है कि आपको परावर्तन जो है उसमें दर्पण के बारे में पढ़ना होता है और अपवर्तन जो है उसमें आपको लेंस के बारे में पढ़ना होता है। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि इन दोनों चैप्टर से आपके प्रीवियस एग्ज़ाम में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और आपके एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्नों की संभावना क्या है, उन सभी को देखने वाले हैं। तो इन दोनों चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनने वाले हैं उन सभी को इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ पे समझ लेते हैं पहले अपने प्रश्नों के बारे में, फिर साथ में हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर देखेंगे। तो पहले हम लोग प्रश्न समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न जो बनने वाला है वो बनेगा प्रकाश और उसके स्रोत को समझाएं। यानी कि इसमें आपको बताना होता है कि प्रकाश क्या होता है, इसके कौन कौन से स्रोत होते हैं। देखिए, प्रकाश स्रोत जो होता है वो प्रकाश उत्सर्जित करने वाले वस्तु होते हैं, ठीक। दूसरा जो प्रश्न बनने वाला है वो है प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है। ये भी दोनों जो है आपके प्रकाश स्रोत का ही हिस्सा है। इसमें आपको यही बताना होता है कि कौन से प्रदीप्त वस्तु से क्या होता है, कौन से अप्रदीप्त वस्तु से क्या होता है, ठीक है। तीसरा जो प्रश्न बनने वाला है वो है प्रकाश की किरण पुंज से आप क्या समझते हैं, इनके प्रकारों का वर्णन करें। प्रकाश के किरण पुंज जो होता है आपके किरणों के समूह को बोला जाता है, ठीक है। यह कितने प्रकार के होते हैं इन सभी को एकदम विक्षेप में बताना होता है, ठीक है। अगला जो प्रश्न बनने वाला है वो है पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी पदार्थ क्या होता है। तो देखिए, पारदर्शी वैसा पदार्थ होता है जो जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर जाए। अपारदर्शी वैसा पदार्थ होता है जिनसे प्रकाश पार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और पारभासी पदार्थ वैसे पदार्थ होते हैं जिनसे क्या होता है, प्रकाश का कुछ हिस्सा पार कर जाए और बाकी हिस्सा वापस लौट जाए। इन्हीं सबको पढ़ना होता है, ठीक। पांचवा जो प्रश्न बनने वाला है वो है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों को लिखें। ये जो प्रश्न है आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न को एकदम अच्छे से याद रखेंगे। 6 नंबर का जो प्रश्न बनने वाला है वो है प्रतिबिंब क्या होता है, इनके प्रकारों का वर्णन करें। देखिए, प्रतिबिंब का मतलब होता है पिक्चर, यानी कि फ़ोटोज़। इन्हीं को बताना होता है कि प्रतिबिंब आखिर होता क्या है, ठीक है, कैसे बनता है, ये कौन कौन से प्रकार है इसके, इन्हीं सबको बताना है। अगला जो प्रश्न बनने वाला है इसमें अगला प्रश्न बनेगा समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता बताएं। यानी कि समतल दर्पण के द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनेगा आखिर उसकी विशेषता क्या है, इन सबको बताना होता है, ठीक। 8 नंबर प्रश्न बनेगा गोलीय दर्पण क्या होते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन करें, ठीक है। 9 नंबर जो प्रश्न बनने वाला है आवर्धन से आप क्या समझते हैं। 10 नंबर प्रश्न बनेगा चिन्ह परिपाटी को समझाएं। यहाँ पे हम लोग 10 प्रश्न देख लिए जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आगे देखेंगे। यहाँ पे 11 नंबर जो प्रश्न बनने वाला है वो है प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखें, ठीक है। 12 नंबर जो प्रश्न बनेगा पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं। 13 नंबर जो प्रश्न बनेगा अपवर्तनांक और आपेक्षिक अपवर्तनांक को समझाएं। 14 नंबर प्रश्न बनेगा प्रिज्म से आप क्या समझते हैं। और यहाँ पे हम लोगों का
15 नंबर जो प्रश्न बनने वाला है वो है लेंस क्या होता है, इसके प्रकारों का वर्णन करें। यहाँ पे आपके सब्जेक्टिव में ये जो 15 प्रश्न है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो प्रश्न है आपके 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है और 5 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं। अब इन चैप्टर से जो भी छोटे छोटे प्रश्न भी बनने वाले हैं उन सभी को भी एक बार देखते चलेंगे, ताकि आपके इन दोनों चैप्टर से कोई भी प्रश्न आपसे छूटे ना। तो यहाँ पे हम लोगों का जो प्रश्न बनने वाला है वो बनेगा ध्रुव किसे कहते हैं, ठीक है। और है वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, प्रधान या मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, आपतन बिंदु किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, और स्नेल का नियम किसे कहते हैं या क्या होता है। ये सब जो है आपका छोटा छोटा प्रश्न है जो कि आपके चैप्टर में पढ़ना होता है, ठीक है। तो साथ में इन सब को भी हम लोग पढ़ते जाएंगे ताकि आपके पेपर में कोई भी ऐसा प्रश्न आपसे छूटे ना। तो यहाँ तक हम लोगों का जो भी प्रश्न बनने वाला था उन सभी को देख लिए। अब देखेंगे इन सभी प्रश्नों को उत्तर सहित कि कौन से प्रश्न का कैसा उत्तर बनने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग का सबसे पहला प्रश्न था क्या, प्रकाश और उसके स्रोत को समझाएं। यह हम लोग का सबसे पहला प्रश्न बनने वाला है इस चैप्टर से, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं, ठीक है। मतलब प्रकाश एक प्रकार का क्या होता है, कारक होता है, भौतिक कारक होता है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं होगा तो क्या हम किसी वस्तु को देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का एक टॉपिक और बन जाता है प्रकाश से कि प्रकाश जो होता है एक प्रकार की ऊर्जा होती है, ठीक है। प्रकाश जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, ऊर्जा होता है। इस टॉपिक को भी अच्छे से याद करके रखेंगे। यहाँ पे हम लोग का इसमें जो टॉपिक पूछा गया है क्या, प्रकाश के स्रोत को भी समझाएं। तो यहाँ पे अब आइए समझते हैं प्रकाश के स्रोत को। तो यहाँ पे हम लोग प्रकाश स्रोत के बारे में बात करें तो जिस भी वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। मतलब वैसा कोई भी वस्तु हो जिससे क्या प्रकाश निकलता है उसे हम लोग प्रकाश का स्रोत मानेंगे। जैसे पहले देख लेते हैं इसके प्रकार। यह जो है 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। पहला प्राकृतिक, दूसरा मानव निर्मित। मतलब कि प्रकाश स्रोत जो होता है वो वस्तु ही होता है, लेकिन वस्तु जो है आपको प्राकृतिक रूप से भी मिलता है और मानव निर्मित यानी कि मानव के द्वारा बनाया गया भी मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग प्राकृतिक प्रकाश स्रोत की बात करें तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा सूर्य, तारे इत्यादि। यानी कि सूर्य और तारे जो है क्या है, प्राकृतिक सोर्स है ऊर्जा का और प्रकाश का। वही अगर मानव निर्मित की बात करें तो यहाँ पे हम लोग लैंप की बात कर लेंगे, मोमबत्ती, दीप, जो भी है क्या है मानव निर्मित, जिसको मानव ने बनाया है। तो प्रकाश स्रोत जो होता है क्या होता है, जिस भी वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग प्रकाश का स्रोत मानते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, कौन कौन, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक में सूर्य, तारे इत्यादि आ जाएंगे और मानव निर्मित में लैंप, मोमबत्ती, बल्ब इत्यादि जो भी है आ जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का अगला जो प्रश्न बनने वाला है वो बनेगा प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग समझेंगे प्रदीप्त वस्तु क्या होता है। तो देखो, वे सभी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है।
मतलब जिस भी वस्तु से क्या हो, दीप्त यानी कि प्रकाश उत्सर्जित होता है, उसे ही हम लोग प्रदीप्त वस्तु बोलते हैं। जैसे सूर्य हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा, मोमबत्ती इत्यादि, जिनसे प्रकाश उत्सर्जित हो। ठीक, वहीं पे अगर अप्रदीप्त वस्तु की बात करें तो वहाँ पे वे सभी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकती है, ठीक है, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। ठीक है, मतलब जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त वस्तु बोलते हैं, और जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है उसे अप्रदीप्त वस्तु बोलते हैं। जैसे टेबल, कुर्सी, पुस्तक इत्यादि, ये सब जो है आपके अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरण पुंज से आप क्या समझते हैं, इनके प्रकारों का वर्णन करें। तो यहाँ पे हम लोग प्रकाश के किरण पुंज को समझने से पहले ये समझेंगे कि प्रकाश की किरण क्या होता है। तो देखिए, एक सीधी रेखा पर गमन करने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, मतलब जो भी प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करते हैं या चलती है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश की किरण बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग प्रकाश की किरण समझ गए। अब समझते हैं अपने प्रकाश के किरण पुंज को। तो यहाँ पे प्रकाश के किरण पुंज की बात करें तो प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहा जाता है। यानी कि जो प्रकाश अकेले चले उसको हम लोग क्या बोलेंगे, केवल किरण बोलेंगे। लेकिन वही प्रकाश अपने समूह में चले तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, किरण पुंज बोलते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, प्रकाश का किरण पुंज। यह जो होता है 3 प्रकार से होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज, और तीसरा अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, अब आइए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग अपसारी किरण पुंज की बात करें तो वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। मतलब एक बिंदु है और यहाँ से प्रकाश निकलकर अनेक दिशाओं में क्या हो रही है, फैलती चली जाती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज। ठीक है, तो अपसारी किरण पुंज समझ गए कि एक बिंदु से जो प्रकाश निकल के अनेक दिशाओं में फैल जाती है उसको क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज। अगला देखते हैं। अगला है हम लोगों का समानांतर किरण पुंज, यानी वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है उसे समानांतर किरण पुंज कहा जाता है। मतलब इस किरण पुंज में प्रकाश का जो भी किरण होगा वो क्या एक दूसरे के समान रहेंगे। ठीक है, इस जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है। ठीक इसी प्रकार से आपका समानांतर किरण पुंज का डायग्राम बनता है। डायग्राम भी आपको अच्छे से बनाना है ताकि आपका पूरा का पूरा नंबर मिल पाए। तो जो भी किरणें एक दूसरे के समानांतर चलती है उन्हें क्या बोलते हैं, समानांतर किरण पुंज। अगला जो टॉपिक है हम लोगों का क्या बनेगा, अगला जो टॉपिक बनने वाला है वो है हम लोग का अभिसारी किरण पुंज, यानी वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें अनेक दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। देखिए, अभिसारी किरण पुंज जो होता है अपसारी किरण पुंज का एकदम उल्टा होता है। अपसारी किरण पुंज में क्या होता है कि प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर अनेक दिशाओं में फैलती है। ठीक है, लेकिन अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है, अनेक दिशाओं से आने वाली प्रकाश की किरण जो होती है एक बिंदु पर मिलती है। इसे ही अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। ठीक है, तो अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, अपसारी किरण पुंज क्या होता है, समानांतर किरण पुंज क्या होता है, समझ लिए अच्छे से। अब आइए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को।
तो यहाँ पे हम लोग का जो प्रश्न बनने वाला है वो है पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझेंगे पारदर्शी पदार्थ क्या होता है। तो वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर सकता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। जैसे में कांच, पानी, हवा इत्यादि। देखिए पारदर्शी पदार्थ का मतलब होता है जिसमें कि आपका एक कोई वस्तु है लेकिन उस वस्तु से हम लोग क्या दोनों तरफ की चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं। अगर पारदर्शी पदार्थ के एक तरफ से देखें तो दूसरे तरफ की वस्तु भी चाहे जो भी चीज़ हो वो आसानी से दिखाई दे। ठीक है, वैसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, पारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं इसमें का। यहाँ पे अब देखेंगे हम लोग अपारदर्शी पदार्थ। तो देखिए पारदर्शी पदार्थ को हम लोग क्या समझे थे कि वैसा पदार्थ होना चाहिए जिससे कि क्या प्रकाश एक तरफ से दूसरे तरफ आसानी से जा पाए, यानी कि एक तरफ की वस्तु एक तरफ से हम लोग क्या दूसरे तरफ की वस्तु को आसानी से देख पाए, उसे पारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। लेकिन अपारदर्शी का मतलब होता है कि जो ऐसा पदार्थ होना चाहिए कि एक तरफ से दूसरे तरफ की चीज़ों को हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पार नहीं कर सकते उन्हें अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर इत्यादि, ये सभी अपारदर्शी पदार्थ है, यानी कि इन सब चीज़ों से हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ से दूसरे तरफ की वस्तु को नहीं देख पाते हैं। ठीक है, अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो है पारभासी पदार्थ। तो पारभासी पदार्थ वैसा पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने से होकर जाने देते हैं, उन्हें पारभासी पदार्थ कहा जाता है। मतलब वैसा पदार्थ होना चाहिए जिनसे क्या कुछ प्रकाश दूसरे तरफ भी पार कर जाए और बाकी प्रकाश क्या हो उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाए। जैसे हम लोगों का घिसा हुआ कांच होता है, ठीक, उसमें है तेल लगा हुआ कागज़, ड्रेसिंग पेपर इत्यादि। ये सब जो है आपके पारभासी पदार्थ में आते हैं जिनसे हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश का कुछ हिस्सा ही दूसरे तरफ जा पाता है, बाकी सब हिस्सा जो होता है वो वापस लौट जाता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या पारभासी, पारदर्शी, अपारदर्शी पदार्थ को अच्छे से समझ लिए। अब आइए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो यहाँ पे हम लोग का 5 नंबर जो प्रश्न बनना है वो क्या है, प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों को लिखें। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो देखिए जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौटती है इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जब कोई प्रकाश किसी वस्तु से टकराए और फिर वापस उसी डायरेक्शन में लौट जाए, इसको क्या बोलते हैं कि प्रकाश परावर्तित होती है, यानी कि इसी घटना को हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नाम से जानते हैं। अब यहीं इसके नियम को देखा जाए तो इसका नियम जो होता है, जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, उन नियमों को परावर्तन का नियम कहते हैं। ठीक है, मतलब प्रकाश किसी सतह से टकराई और टकराने के बाद किसी नियम का पालन करते वापस अपने डायरेक्शन में लौट गई, इसी नियम को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। ठीक है, और ये जो प्रकाश का परावर्तन होता है ये निम्नलिखित 2 नियम होते हैं। ठीक है, कितने नियम, 2 नियम होते हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो आंसर क्या होगा, 2 नियम। ठीक है, आइए इन दोनों नियम को जानते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग का सबसे पहला नियम होगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। यानी कि जो प्रकाश क्या हो रही है, आ भी रही है और जा भी रही है, ठीक है, और उस पर जो आपतन बिंदु होगा ये तीनों क्या होगा, एक ही तल में, ये जो है आपका तल होता है, इसी तल में तीनों होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समझ लिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये जो आपतन बिंदु है, इन तीनों पर खींचा गया जो अभिलंब है, इसे ही हम लोग क्या, प्रकाश का पहला नियम, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम बोलते हैं, ठीक। अब देखिए दूसरा नियम जो है वो है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि ये जो हम लोगों का सतह है, यहाँ पे कोई प्रकाश आ रही है, ठीक, और यहाँ से फिर उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ जो आपका कोण बनने वाला है वो इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। तो यही है हम लोगों का आपतन कोण और परावर्तन कोण के तो यही है हम लोग का प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम, जिसमें क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें है क्या, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इनके प्रकारों का वर्णन करें। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो है इसके कहने का मतलब है कि जब प्रकाश किसी सतह पे टकराए, ठीक, और उस सतह से डायरेक्ट हमारी आँखों तक पड़े, तो वो जो सतह हमको दिखाई देगा ना, वो ही आपके उस बिंदु स्रोत का क्या होगा, प्रतिबिंब होगा, ठीक है। हमको क्या होता है, उसका फिगर दिखाई देता है ना, जिस वस्तु पे प्रकाश पड़े वो हमको आँखों तक दिखाई देता है, यानी कि उसका फिगर दिखाई दे रहा है, और फिगर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। तो प्रतिबिंब समझ लिए। अब देखिए ये जो प्रतिबिंब होता है आपके दो प्रकार से होता है, पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। तो आपका जो प्रतिबिंब है दो प्रकार से होगा, कौन कौन, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब की बात करें तो किसी भी अब देखिए आपके वास्तविक प्रतिबिंब की बात करें तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। क्या है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। इसमें और जो टॉपिक है यह है कि इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब ये वास्तविक है तो इसे पर्दे पर प्राप्त तो जरूर कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक बनेगा इसमें कि यह प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है, ठीक है। तो इसमें का ये जो दोनों टॉपिक है इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक। अगला टॉपिक है इसमें का हम लोग का काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। तो आइए काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब को भी जान लेते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब देख लिए और काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब भी देख लिए। इसमें का जो टॉपिक बनने वाला है वो है कि इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो वास्तविक होता है वही ना पर्दे पे प्राप्त होगा, जो वास्तविक है ही नहीं, केवल हम लोग उसका कल्पना कर सकते हैं, यानी कि सोच सकते हैं, उसको हम लोग पर्दे पे प्राप्त कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का जो दूसरा टॉपिक बनने वाला है वो है यह प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। वास्तविक जो होता है हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है, लेकिन
काल्पनिक या आभासी जो होता है हमेशा वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, कौन कौन होता है, इन सबको अच्छे से हम लोग समझ लिए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं बताएं। यानी कि समतल दर्पण के द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है उसकी कौन कौन सी विशेषता है, इन्हीं को बताना है। तो देखिए, ऐसे प्रश्न को लिखने के लिए सबसे पहला सिंपल ट्रिक होता है कि इसमें पहले लिखेंगे समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषताएं निम्नलिखित है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके विशेषताओं के बताएंगे। तो आइए इसके विशेषताओं को जानते हैं। तो आइए इसके विशेषताओं को जानते हैं। सबसे पहला विशेषता होगा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनेगा उसकी सबसे पहला विशेषता क्या होगा कि इसमें का जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो दर्पण के पीछे बनता है। ठीक, दूसरा विशेषता की बात करें तो प्रतिबिंब जो होगा उसका आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है, तीसरा विशेषता की बात करें तो इसमें जो भी प्रतिबिंब बनेगा ना वो वस्तु की अपेक्षा सीधा ही बनता है। ठीक है, पहला विशेषता क्या होगा, ये प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। दूसरा विशेषता क्या होगा कि जो भी प्रतिबिंब बनेगा उसका आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। तीसरा जो विशेषता बनेगा वो है कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। ठीक, अगला जो विशेषता होगा हम लोग का वो है कि प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। ठीक है, पांचवा विशेषता की बात करें तो प्रतिबिंब आभासी होता है। और वहीं पे 6 नंबर का विशेषता देखें तो यहाँ पे प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों का क्या बनेगा 6 नंबर का कि प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनेगा जितना वस्तु दर्पण से आगे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताओं को जान लिए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गोलीय दर्पण क्या होता है, इसके प्रकारों का वर्णन करें। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे गोलीय दर्पण क्या होता है। तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह जो होता है किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। ठीक है, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। आइए एक एक करके दोनों को समझते हैं। तो देखिए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को अलग अलग पढ़ने से बेहतर है कि इन दोनों में अंतर स्पष्ट कर लिया जाए। इनसे आपका 3 टॉपिक क्लियर होगा। ठीक है, 3 टॉपिक। सबसे पहला, अगर अवतल दर्पण के बारे में पूछे तो आपका पहला प्रश्न यहाँ से बन जाएगा। दूसरा, जब आपसे उत्तल दर्पण के बारे में पूछे तो वहाँ से बन जाएगा। और तीसरा, यदि दोनों के बीच का अंतर पूछ ले तो वो भी आपसे आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं। देखिए, अवतल दर्पण जो होता है इसका सतह बीच में क्या होता है, धंसा हुआ होता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, बीच में क्या है, धंसा हुआ है। वहीं पे अगर उत्तल की बात करें तो इसका जो सतह होता है बीच में उठा हुआ होता है, जैसा कि आप इसके डायग्राम में देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का क्या है, अवतल दर्पण बीच में धंसा हुआ होता है, उत्तल दर्पण बीच में उठा हुआ होता है। ठीक, वहीं पे दूसरा अंतर की बात करें तो अवतल दर्पण जो होगा किनारे में उठा हुआ होगा, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं।
जब बीच का भाग दबा हुआ होगा तो जाहिर सी बात है कि आपके किनारे का भाग क्या होगा, उठा हुआ होगा। वही उत्तल दर्पण की बात करें तो यह जो सतह होता है किनारों में धंसा होता है। यहाँ भी सेम वही बात कि जब बीच का भाग उठा हुआ होगा तो किनारे का भाग तो धंसा ही हो, किनारे का भाग तो धंसा हुआ ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का दूसरा अंतर समझ लिए। अब तीसरा अंतर में हम लोग क्या करेंगे, इसके डायग्राम को बना देंगे। यहाँ पे हम लोग का तीसरा अंतर भी दिखा दिए। अगला देखते हैं, यहाँ पे हम लोग का 4 नंबर अंतर जो बनने वाला है वो है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, वही उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक, अगला देखते हैं, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो बड़ा और छोटा दोनों बनता है। ठीक, लेकिन वही उत्तल दर्पण की बात करें तो इसमें हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसके उपयोग की बात करें तो अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है दाढ़ी बनाने में किया जाता है। ठीक, और उत्तल दर्पण को गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग गोलीय दर्पण क्या होता है या कितने प्रकार के होता है, कौन कौन होता है, इनको भी अच्छे से समझ लिए। अब देखते हैं अब अपने अगले प्रश्न को। हम लोग का अगला जो प्रश्न है वो है आवर्धन से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। इसे हम लोग स्मॉल m से सूचित करते हैं। ठीक है, स्मॉल m से सूचित किया जाता है। अगर इसके फॉर्मूला की बात करें तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाता है, आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की बट्टा में वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, आवर्धन क्या होता है, तो मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इसका ऊंचाई जो होगा उसका जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे इन दोनों का ऊंचाई क्या होगा, अनुपात में होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्धन। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला जो प्रश्न है हम लोग का चिन्ह परिपाटी को समझाएं। तो इसका आंसर होगा, किसी वस्तु के प्रतिबिंब के स्थान निर्धारण के लिए दूरियों की एक चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता होती है ताकि प्रतिबिंब के विभिन्न स्थितियों के बीच अंतर स्पष्ट किया जा सके। ऐसी ही एक उपयुक्त परिपाटी को चिन्ह परिपाटी कहा जाता है। मतलब प्रतिबिंब के स्थान निर्धारण के लिए, ठीक, उनके बीच की दूरियों को बताने के लिए एक चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता होती है। ठीक, जो कि उनके विभिन्न स्थितियों के बीच में क्या करे, अंतर स्पष्ट करे। तो ऐसे ही किसी उपयुक्त परिपाटी को जो कि उसमें यूज होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चिन्ह परिपाटी बोलते हैं। चिन्ह परिपाटी का मतलब होता है इंडिकेट करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चिन्ह परिपाटी भी समझ गए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों को लिखें। तो आइए समझते हैं प्रकाश के अपवर्तन। तो जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वहाँ दिशा परिवर्तन होता है। इसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ठीक, मतलब जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाता है तो वहाँ पे उसका क्या होता है, दिशा परिवर्तन होता है। मान लीजिए ये आपका, एक मिनट, मान लीजिए ये आपका यहाँ पे पानी से भरा हुआ टैंकर है। ठीक, और ऊपर आपका हवा है। ठीक है, अब यहाँ से जो आपका प्रकाश आएगा हवा में तो डायरेक्ट यहाँ पे आके पड़ेगा, लेकिन पानी में जब आएगा तो वहाँ से वो डायरेक्ट सीधे नहीं आ करके यहाँ से वो हल्का मुड़कर नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब यहाँ से वो चाहे इसमें इधर मुड़ जाए, चाहे यहाँ से टकराकर कुछ प्रकाश वापस उधर लौट जाता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन के जो होता है दो नियम होते हैं। ठीक, प्रकाश के अपवर्तन
के नियम की बात करें तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं जो कि निम्नलिखित है। पहला क्या है, तो इसमें है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। जैसे कि हम लोग परावर्तन में देखे थे, क्या होता है, आपतित किरण कहीं से आ रही है और अपवर्तित किरण मतलब ये जो है इधर टकरा के लौट जाए, चाहे ऐसे लौट जाए, और ये जो हम लोग का जो समतल बनेगा यहाँ पे, ठीक, इस पर जो बिंदु बनेगा, ये तीनों क्या होता है, एक ही समतल में होते हैं। यहाँ से देखिए आ रही है, यहाँ से जा रही है, लेकिन यहाँ पे जो बिंदु भी है वो क्या इसी समतल पे ना होगा। इसे ही हम लोग बोलते हैं अपवर्तन का पहला नियम, जिसमें आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब होता है, ठीक, ये क्या होगा, एक ही समतल में होगा। दूसरे नियम की बात करें तो किसी भी दो माध्यम और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। तो यहाँ पे हम लोग प्रकाश के दोनों अपवर्तन के नियम को समझ लिए। अब देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हम लोग का अगला जो प्रश्न है पार्श्विक विस्थापन से तो हम लोग का अगला प्रश्न है पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं। तो आइए समझते हैं। प्रकाश के अपवर्तन में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। मतलब क्या बोल रहा है, प्रकाश के अपवर्तन में जो भी प्रकाश का अपवर्तन होता है उसमें आपतित किरण और निर्गत किरण जो कि जा रही है, ठीक, इन दोनों के बीच का जो लंबवत, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं, ठीक। तो समझ गए इसको, पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के जो लंबवत दूरी होता है, चाहे यहाँ से नापे, चाहे यहाँ से नापे, चाहे यहाँ से नापे, ठीक, इन्हीं दूरी को क्या बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं। तो पार्श्विक विस्थापन समझ लिए। अगला प्रश्न बनेगा आपेक्षिक अपवर्तनांक और अपवर्तनांक को समझाएं। तो देखिए आपेक्षिक अपवर्तनांक को समझने से पहले हमको समझना होगा अपवर्तनांक क्या होता है। तो आइए देखते हैं। तो किसी माध्यम में शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहा जाता है। मतलब क्या, शून्य में प्रकाश की चाल का मतलब है कि एकदम निर्वात हो, जहाँ पे कोई भी माध्यम ना हो, उसमें प्रकाश की चाल, ठीक। और जो भी माध्यम है, चाहे वो आपका हवा है, पानी है, जो भी माध्यम है, उसमें प्रकाश की चाल जो होगा, इन दोनों में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं, ठीक। जिसका फॉर्मूला की बात करें तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा हम लोगों का अपवर्तनांक बराबर शून्य में प्रकाश की चाल बट्टा में उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो ये होता है हम लोगों का अपवर्तनांक। आप समझते हैं अपने आपेक्षिक अपवर्तनांक को, ठीक। तो आपेक्षिक अपवर्तनांक जो होता है किन्हीं दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है। इसमें क्या है, दो निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को क्या बोलते हैं, अपेक्षिक अपवर्तनांक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का अपवर्तनांक क्या होता है, आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है, दोनों को अच्छे से समझ लिए। अब देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो यहाँ पे हम लोगों का जो है अगला प्रश्न बनेगा तो यहाँ पर जो है हम लोगों का अगला प्रश्न बनेगा प्रिज्म से आप क्या समझते हैं। तो आइए समझते हैं इसको। प्रिज्म किसी कोण पर झुके
दो समतल पृष्ठों के बीच के घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहा जाता है। क्या है? दो कोण पर झुके दो समतल पृष्ठ के बीच के घिरे हुए किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, लेंस क्या होता है, इसके प्रकारों का वर्णन करें। तो आइए समझते हैं पहले लेंस के बारे में। तो यहाँ पे हम लोगों का लेंस जो होता है, किसी पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा रहता है, उसे लेंस कहा जाता है। ठीक, मतलब लेंस क्या होता है? एक पारदर्शक पदार्थ का एक टुकड़ा होता है जो कि किसी निश्चित दो ज्यामितियों की सतहों से घिरा रहता है, उसे लेंस कहते हैं। ठीक, अगर लेंस के प्रकार की बात करें तो इसके दो प्रकार होते हैं। कौन कौन? पहला अवतल लेंस और दूसरा उत्तल लेंस। तो यहाँ पे हम लोगों का लेंस जो होता है किसी पारदर्शक पदार्थ का एक टुकड़ा होता है जो कि किसी भी दो निश्चित ज्यामितीय वाले सतहों से घिरा रहता है, उसे लेंस कहते हैं। ठीक, लेंस दो प्रकार का होता है। कौन कौन? अवतल लेंस और उत्तल लेंस। अब आइए एक एक करके इन दोनों को भी समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अवतल लेंस की बात करेंगे। तो इसके किनारे का भाग बाहर की ओर निकला होता है और बीच का भाग दबा हुआ होता है। ठीक, अवतल लेंस जैसा कि आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं, किसमें क्या है? किनारे का भाग क्या है? बाहर की ओर निकला है, लेकिन बीच का भाग क्या है? अंदर की ओर धंसा हुआ है। यही हम लोगों का अवतल लेंस। वहीं उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस में क्या होता है? इसके किनारों का भाग दबा होता है और बीच का भाग उठा होता है, यानी कि मोटा होता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पे किनारों का भाग क्या है? दबा हुआ है और बीच का भाग क्या है? उठा हुआ है या फिर मोटा है। तो यहाँ से हम लोग अवतल लेंस और उत्तल लेंस की पहचान आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का लेंस भी ख़त्म हो गया। ठीक, तो ये जो है आपका जो इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले थे वो है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब इन चैप्टर से जो भी और भी छोटे छोटे प्रश्न बनने वाले हैं उनको भी देख लेते हैं, ताकि आपके पेपर में कोई भी प्रश्न आपसे छूटे ना। तो आइए देखते हैं उन सभी प्रश्नों को। तो यहाँ पे हम लोगों का जो प्रश्न है ध्रुव किसे कहते हैं। ठीक, तो ध्रुव क्या होता है? किसी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। समझ में आया? किसी भी गोलीय दर्पण के बीच का जो बिंदु होता है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुव। मान लीजिए कि ये कोई गोलीय दर्पण है और इसके बीच यानी मध्य का ये जो बिंदु है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तो देखिए, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, गोलीय दर्पण क्या होता है? जिस भी गोले का भाग होता है ना, उसके ही केंद्र को, यानी कि उस गोले के ही केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। तो देखिए, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी कि सबसे पहले क्या हम लोग ध्रुव देखे थे। ध्रुव में क्या होता है? गोलीय दर्पण उस गोले के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ही क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। ठीक, वक्रता केंद्र किसको बोलते हैं? गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र बोलते हैं। उसी प्रकार से हम लोग का जो वक्रता त्रिज्या होता है उस गोले की त्रिज्या को बोलते हैं जो कि
गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, ठीक। यानी कि वक्रता त्रिज्या क्या है, गोलीय दर्पण जिस भी गोले का भाग होगा ना, उस गोले की त्रिज्या को ही हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अगला हम लोग का प्रश्न जो बनने वाला है वो है प्रधान या मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। तो देखिए, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के मिलाने वाली रेखा को प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो भी रेखा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। अगला प्रश्न है आपतित किरण किसे कहते हैं। तो किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। मान लीजिए ये कोई सतह है, यहाँ से हम लोग का प्रकाश आ रहा है, तो ये जो है प्रकाश आ ही ना रहा है, इसलिए हम लोग इसको आपतित किरण कहते हैं, ठीक। तो आपतित किरण क्या होता है, किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को ही क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। उसके बाद क्या है, परावर्तित किरण किसे कहते हैं। तो जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है, उसी माध्यम में लौट गई किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। मान लीजिए ये कोई सतह है और यहाँ से कोई प्रकाश आ रही है, ठीक, और इस सतह से टकराकर वापस फिर लौट गई, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तित किरण, ठीक। अगला देखते हैं, अगला जो प्रश्न है वो है आपतन बिंदु किसे कहते हैं। तो जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। मान लीजिए ये कोई सतह है और इसका मूल बिंदु ये है, और ये जो प्रकाश होता है यहाँ से आपतित होकर इसी बिंदु पे टकरा रही है ना, इसी को बोलते हैं आपतन बिंदु, ठीक। अगला प्रश्न है अभिलंब किसे कहते हैं। तो किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहा जाता है। मतलब ये कोई समतल सतह है, ठीक, इस पर जो भी क्या है, खींचा गया एक लंब है, ठीक, इसी लंब को क्या बोलते हैं, इस बिंदु का अभिलंब बोलते हैं, ठीक। अगला देखते हैं आपतन कोण किसे कहते हैं। क्या, आपतन कोण किसे कहते हैं। तो आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे आपतन कोण कहते हैं। मान लीजिए यहाँ से कोई आपतित किरण आ रही है और ये रहा आपका आपतन बिंदु, और इस पे जो अभिलंब खींच दिया गया, इसमें क्या एक कोण बना, ठीक, इसी कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन कोण। अगला देखते हैं परावर्तन कोण किसे कहते हैं। क्या है, परावर्तन कोण किसे कहते हैं। तो परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई बिंदु है और यहाँ से प्रकाश जा रही है, इस बिंदु से टकराकर फिर परावर्तित हो गई यानी लौट गई, तो इस बिंदु पर जो अभिलंब खींचा जाएगा ना, तो यहाँ से यहाँ तक जो भी क्या है कोण बनेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं, ठीक। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं स्नेल का नियम क्या है, ठीक है। यह हम लोग का इस चैप्टर का सबसे लास्ट प्रश्न है, क्या, स्नेल का नियम क्या है। तो देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार यदि आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R हो तो स्नेल का नियम के अनुसार जो हो जाएगा sin I बाई sin R बराबर में एक नियतांक, ठीक। यही है आपके स्नेल का नियम। तो इस वीडियो में हम लोग जो भी इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले थे उन सभी को देखें, सीखें। अब
आप इस चैप्टर को काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। और आपके पेपर में जैसा कि हम इस PDF में लिखे हुए हैं, अगर आप भी ऐसे ही अपने पेपर में लिख कर आते हैं तो आपके राइटिंग पे पूरा का पूरा नंबर मिलता है। ठीक है, अगर आप इस प्रकार से लिख कर आते हैं तो आपका पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। नहीं तो आप सही भी आंसर लिखेंगे, अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो वहाँ पे आपका क्या होगा, नंबर कटेगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।